नमस्कार साथियों, शिक्षा साथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है समास। और ऐसी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें हिंदी पूछी जाती है उस परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। जैसे वर्तमान में आप कहेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो चुका है और आने वाले समय में री एग्जाम कराया जाता, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी के प्रश्न आते हैं। जैसे झारखंड पुलिस की भर्ती वर्तमान में चल रही है, उसमें हिंदी का एक विशेष योगदान है। उसमें एक प्रश्न पत्र आपका पूरा हिंदी का ही होता है, तो हिंदी झारखंड पुलिस के लिए अनिवार्य है। और ऐसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें हिंदी आता है उसमें यहाँ से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आइए जानते हैं समास क्या है, समास के कितने भेद होते हैं, समास का अर्थ क्या है, समास किस प्रकार से समासिक पद होता है, समासिक विग्रह होता है, तो इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले समास को समझेंगे। समास होता क्या है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, सम और आस, इन दो शब्दों को मिलाकर के समास बना है, जिसमें सम से तात्पर्य है, सम का अर्थ होता है समीप, सम का अर्थ होता है समीप, समीप या पास, और आस का अर्थ होता है बैठाना, आस का अर्थ होता है बैठाना। तो हम यह कह सकते हैं कि शब्दों को आसपास बैठाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। शब्दों को आसपास बैठाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी हम शब्दों को आसपास, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ दें, शब्दों को आसपास में हम बैठा दें, तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ पूछे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। संक्षेप या संक्षिप्त, यह समास का शाब्दिक अर्थ होता है। और इसके बाद अगर समास का विलोम शब्द पूछ ले तो हम कहेंगे समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम व्यास होता है। अगर व्यास न हो तो हम विग्रह भी कह सकते हैं। समास का विलोम व्यास होता है। तो हम दूसरे शब्द में समास की परिभाषा को लिखें कि समास की परिभाषा क्या है, तो हम यह कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो शब्द हो या दो से अधिक शब्द हो, लेकिन उनके मिलने से कोई अगर सार्थक शब्द बन रहा है तो उन शब्दों को हम समास कहते हैं। आइए देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। जैसे हम कह दें प्रेम का सागर,
प्रेम का सागर। अब यहां पर हम प्रेम को और सागर को एक में मिला देंगे तो यह क्या बनेगा, प्रेम सागर। प्रेम सागर, तो प्रेम सागर क्या है, एक समास। दूसरा उदाहरण हम देखें, जैसे हम कहें राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो हम इसे राजपुत्र कह सकते हैं, राजपुत्र। तो यहां पर राजपुत्र क्या है, एक समास। यहां पर क्या होता है कि जहां पर समास विग्रह में होता है, यानी अगर हम यहां राजा का पुत्र को देखें तो यह क्या है, समास, समास का विग्रह है। बीच के चिन्ह इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, परसर्ग जो है, कारक चिन्ह का, या इसमें भी। एक और उदाहरण देख लेते हैं, विद्या के लिए आलय, आलय का अर्थ होता है घर, विद्या के लिए आलय, आलय, तो क्या बनेगा, विद्यालय, विद्यालय। तो यहां पर हम दो शब्दों को जो जोड़ करके एक नया सार्थक शब्द बना रहे हैं, जिसे हम समास कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो बात कहें कि जो विद्या के लिए आलय है, या राजा का पुत्र है, या प्रेम का सागर, ये क्या है, तो इसे हम बोलते हैं सामासिक विग्रह, सामासिक विग्रह। और जो मिल करके बना है, दो शब्दों को मिलाने से बना सार्थक शब्द, ये क्या है, जो समास, जैसे विद्यालय समास है, राजपुत्र क्या है, समास है, प्रेम सागर क्या है, समास है। तो ये जो है विद्यालय है, इसको हम बोलेंगे सामासिक पद, सामासिक पद। तो जब ये अपने पूरे शब्दों में हो, पूरे पद में हो, तो जैसे विद्या के लिए आलय है, तो ये पूरा क्या है, सामासिक, सामासिक विग्रह है। यहाँ पर समास का विग्रह रूप है, विग्रह में है। जैसे संधि विग्रह होता है, संधि विच्छेद बोलते हैं। संधि, जब दोनों शब्द आपस में सार्थक जब शब्द जुड़ जाते हैं तो संधि शब्द बन जाता है, जब दोनों अलग हो जाते हैं तो संधि विच्छेद। वैसे यहाँ पर सामासिक विग्रह और सामासिक पद। तो ये जो ऊपर के जितने देख रहे हैं, प्रेम का सागर, राजा का पुत्र, विद्या के लिए आलय, ये सब सामासिक विग्रह है। और जो इनसे दोनों शब्दों को मिला करके बना है, ये सामासिक पद है। अब हम बात करें कि समास में कितने पद होते हैं। अगला पॉइंट, समास के पद, समास के पद। समास में कितने पद होते हैं, तो बताएंगे कि समास में दो पद होते हैं। समास में, समास में दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। एक है आपका, जिसको हम बोलते हैं पूर्व पद, पूर्व पद, और दूसरा है उत्तर पद, उत्तर पद। अब यहां पर पूर्व पद को पहला पद या प्रथम पद भी कहा जाता है, पहला पद या प्रथम पद। और यहां पर उत्तर पद को हम दूसरा पद या द्वितीय पद के नाम से जानते हैं। अब हम समझेंगे कि समास के दो पद कौन कौन से हैं। पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद को पहला। यहां पर जैसे हम देखेंगे प्रेम का सागर, तो यहां जो प्रेम है हमारा, ये हमारा पूर्व पद कहलाएगा। हम इसको, प्रेम को पूर्व पद कह सकते हैं, या फिर इसे हम पहला पद कर सकते हैं। और जो हमारा सागर है, ये सागर आपका उत्तर पद है या फिर दूसरा पद है। तो यही समास के दोनों पद हैं। यहाँ पर राजा जो है पहला पद यानी पूर्व पद, और पुत्र जो होगा वो दूसरा पद यानी उत्तर पद। उसी तरह यहाँ पर विद्या क्या है, प्रथम पद यानी पहला पद या पूर्व पद, और यहाँ पर आलय क्या है, उत्तर पद या दूसरा पद। अब हम बात करेंगे कि समास के प्रकार, समास के प्रकार।
तो यहाँ पर दो तरह से प्रश्न होते हैं कि समास के प्रकार। अगर सामान्य रूप से केवल यही प्रश्न बनता है परीक्षा में कि समास के कितने प्रकार हैं या समास कितने प्रकार का होता है, तो हम कहेंगे कि समास 6 प्रकार का होता है। परंतु यह पूछ ले कि पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। तो हम अगर पूछे कि समास के प्रकार, समास कितने प्रकार का होता है, तो वहां पर हमारा आंसर होगा 6 प्रकार का होता है। लेकिन अगर पूछ दे कि पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद, समास के भेद, तो यहाँ पर पद की प्रधानता के आधार पर समास के कुल 4 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो इसमें जो सबसे पहला नाम आएगा अव्ययी भाव का, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। दूसरा जो नाम है द्वंद्व। और इसके बाद तीसरा में हम देखेंगे तत्पुरुष को। और चौथा जो है आपका बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। अब यहाँ क्या है कि 6 प्रकार के जो समास हैं और पद की प्रधानता पर 4 प्रकार के हैं, तो उनमें 2 कौन सा नहीं है? तो एक आपका होता है द्विगु। द्विगु में कोई किसी भी पद की प्रधानता नहीं मानी जाती। और दूसरा आपका कर्मधारय। कर्मधारय और द्विगु जो हैं, ये दोनों तत्पुरुष के ही अंग माने गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 6 समास के प्रकार में जो 6 प्रकार हैं उनकी बात। समास के प्रकार या समास के भेद, समास के भेद। तो भेदों के नाम लिखेंगे। समास के कुल कितने भेद? 6 भेद। आप लिखेंगे ऐसे ही, ऊपर हमने लिखा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव के बाद हम लिखेंगे द्वंद्व हो गया। इसके बाद बहुव्रीहि हो गया, बहुव्रीहि हो गया। और इसके बाद हम 6 में द्विगु के बारे में पढ़े। द्विगु के बाद आपका हो गया अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, कर्मधारय। और आखिरी आपका हो गया तत्पुरुष, तत्पुरुष। अव्ययी भाव को हम देखें तो अव्ययी भाव का, अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। आगे द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद, कौन सा समास है दोनों पद प्रधान होते हैं? तो पूछा जाता है वो कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं? तो वो है आपका द्वंद्व। बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरे शब्द को प्रधानता जाती है, अन्य किसी तीसरे पद को। आगे द्विगु की बात करें तो हमने कहा कि द्विगु में कोई पद की प्राथमिकता नहीं होती, लेकिन अगर सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है और पहला संख्यावाची होता है। कर्मधारय और तत्पुरुष। तत्पुरुष की अगर हम बात करें, तत्पुरुष, तत्पुरुष जो हमारा समास है ये 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में बटा है। एक आपका अवयवों के आधार पर, अवयवों के आधार पर, और दूसरा जो है विभक्ति के आधार पर, विभक्ति के आधार पर।
अब अगर अवयवों के आधार पर हम पूछें कि अवयवों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो अवयवों के आधार पर तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, वही आपका एक द्विगु और दूसरा कर्मधारय। तो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक आपका हो गया द्विगु, द्विगु, और दूसरा आपका कर्मधारय। और वहीं पर अगर बात कर दे कि विभक्ति के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। तो द्विगु की बात करें, द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। यहां लिखेंगे दूसरा पद, और यहां पर कर्मधारय में भी दूसरा पद, क्योंकि कर्मधारय और ये द्विगु दोनों किसके? तत्पुरुष के ही अंग माने गए हैं। अब अगला हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तो तत्पुरुष समास है, इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास को दो भागों में विभक्त किया गया है। तत्पुरुष समास के दो प्रकार हैं। अच्छा, ये दोनों प्रकार दो आधार पर हैं। एक होता है अवयवों के आधार पर, अवयवों के आधार पर, और आपका दूसरा है विभक्ति के आधार पर, विभक्ति के आधार पर। अब जो अवयवों के आधार पर है तत्पुरुष समास अवयव के आधार पर है, और दूसरा विभक्ति के आधार पर। अवयव के आधार पर इसके दो भाग हैं, वही कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये दोनों अवयवों के आधार पर। पूछे कभी कि तत्पुरुष समास अवयवों के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, और विभक्ति के आधार पर 6 प्रकार का। विभक्ति के आधार पर यह 6 प्रकार का होता है, क्योंकि विभक्ति मतलब जो कारक चिन्ह हमारा होता है। तत्पुरुष समास क्या है कि तत्पुरुष समास में परसर्ग यानी कारक चिन्ह का ही प्रयोग होता है। इसमें हम जब समास का विग्रह करेंगे तो हमको पर कारक चिन्ह देखने को मिलेगा, और वही कारक चिन्ह जो हमारे 8 प्रकार के कारक हैं, उन्हीं कारकों के आधार पर इसकी विभक्ति के आधार पर इनका प्रकार बांटा गया है। इसमें जैसे कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता से लेकर के अंत का जो आपका संबोधन है, इसके बीच में पहला को छोड़ दें और लास्ट को छोड़ दें, तो कर्ता के बाद कर्म से लेकर के अधिकरण तक टोटल जो 6 भक्तियां हैं, इनके नाम से या इनकी विभक्ति के आधार पर इस तत्पुरुष समास के विभक्ति पद को बांटा गया है। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6 भेद। विभक्ति के आधार पर, अवयव के आधार पर 2 प्रकार। तो यहां से जो सामान्य प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं वो ये सब रहे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास कितने प्रकार का होता है, समास में कितने पद होते हैं। तो समास में 2 पद होते हैं। समास का प्रकार अगर पूछे समास कितने प्रकार का, तो 6 प्रकार का। कौन कौन सा? कर्मधारय हो गया, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, और उसके बाद बहुव्रीहि, और एक आपका बचता है द्विगु। तो द्विगु और या द्वंद्व जो भी है, तो ये 6 आपके सामने लिखे हुए हैं। इन सभी 6 प्रकार के अतिरिक्त अगर पूछ दिया जाता है कि पद की प्रधानता के आधार पर, तो उसमें हम 2 को हटा देंगे, एक द्विगु को और दूसरा कर्मधारय को। तो पद की प्रधानता के आधार पर 4 ही समास के भेद होते हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। और पद की प्रधानता किस प्रकार से होती है, तो अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है।
समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी प्रथम पद यानी पहला पद। तो पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव का। द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में कोई नहीं होता है, तीसरे को प्रधानता जाती है। द्विगु में दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में दूसरा, हालांकि पद की प्रधानता इनको नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो तत्पुरुष के ही अंग है, तो तत्पुरुष समास के खुद जो है इसका दूसरा पद प्रधान होता है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रश्न, सामान्य प्रश्न, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं कि समास का विलोम क्या है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप। यानी दो शब्द जब बीच के कारक चिन्हों को गायब करके संक्षिप्त रूप ले लें तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, समास करते हैं। जैसे यहाँ पर विद्या के लिए आलय, ये विद्या और आलय मिलकर के संक्षेप रूप में विद्यालय बोला गया, और विद्यालय क्या है, एक समास है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि ये अगले सभी समासों के बारे में एक एक को क्रमवाइज पढ़ेंगे। आगे हम सभी समासों को एक ट्रिक में उनके पहचान के बारे में चर्चा करेंगे। एक ट्रिक है जिसमें सभी 6 समासों के पहचान का जिक्र है कि कौन से समास की का क्या पहचान होता है। इसके लिए है द्वंद्व में और छिपा। द्वंद्व में और छिपा द्विगु में पहला गणना पद आवत है, जिस बीच में कारक चिन्ह छिपा तत्पुरुष समास कहावत है। अव्यय में अव्ययी भाव, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान रहे, जिस बीच में या विशेषण हो कर्मधारय नाम गिनावत है। तो द्वंद्व में और छिपा क्या मतलब हुआ कि द्वंद्व जो समास है, द्वंद्व समास में इसका विग्रह करने पर हमको और जो है चिन्ह मिलता है। द्वंद्व में और छिपा, जैसे माता पिता, तो माता और पिता, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो द्वंद्व में और छिपा, तो जिस सामासिक पद का सामासिक विग्रह करने पर हमको और कारक चिन्ह दिखाई देगा और चिन्ह दिखेगा, उसको हम द्वंद्व समास कहेंगे। द्विगु में पहला गणना पद आवत है। द्विगु समास में पहला गणना पद आता है, दूसरा पद प्रधान होता है, पहला संख्यावाची यानी गणना जिसकी काउंटिंग की जा सके। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, तो जो 4 है वो इसका पूर्व पद है, और राहों यानी रास्ता जो है उसका उत्तर पद है, यानी दूसरा पद है। तो दूसरा पद प्रधान और पहला संख्यावाची हो या गणनावाची हो, जिसकी हम काउंटिंग कर सके। तो द्विगु में पहला गणना पद आवत है, जिसको हम गिन सके, चौराहा, तिराहा। तो ऐसे शब्द जिसमें क्या हो, गणना की जा सके। तो द्विगु समास की पहचान होती है जिसमें गणनावाची शब्द होते हैं। जिस बीच में कारक चिन्ह छिपा तत्पुरुष समास कहावत है। कारक चिन्ह यानी जिसको हम परसर्ग भी बोलते हैं, परसर्ग, परसर्ग कारक चिन्ह, जो 8 प्रकार के आपके कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को कर्म से, ये सब जो है परसर्ग, जिस बीच में कारक चिन्ह छिपा। इसे समास का सामासिक पद का सामासिक विग्रह करने पर हमको कारक चिन्ह मिलता है। जैसे रसोई घर को हम विग्रह करें तो रसोई के लिए घर, तो के लिए क्या है, या क्या है, एक प्रकार का हमारा कारक चिन्ह है। तो ऐसे समास जिसका सामासिक विग्रह करने पर हमको क्या मिले, कारक चिन्ह मिले, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहावत। अव्यय में अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्यय मतलब होता है आपका उपसर्ग। एक होता है उपसर्ग, एक प्रत्यय। उपसर्ग शब्दों के शुरुआत में लगता है, प्रारंभ में, और प्रत्यय बाद में। तो जो शुरुआत में लगे, जैसे हम दिन में अगर प्रति जोड़ दें तो प्रतिदिन बन जाएगा। दिन में अगर हम प्रति जोड़ें तो प्रतिदिन बन जाएगा। तो ये प्रति हमारा क्या है, ये आपका उपसर्ग। उपसर्ग को ही अव्यय कहा जाता है। तो अव्ययी भाव में क्या होता है, अव्यय में अव्ययी भाव, यानी अव्ययी भाव समास में हमको दो पद में से हमको क्या होगा, किसी भी शब्द में जिसमें अव्यय लगा हो यानी उपसर्ग लगा हो, ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अव्यय में अव्ययी भाव, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान है। बहुव्रीहि में न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, तीसरे पद को प्रधानता जाती है। बहुव्रीहि में अन्य प्रधान है, जिस बीच में आप विशेषण हो, यानी विशेषण विशेष। अलंकार में जिसे उपमेय उपमान कहते हैं, विशेषण विशेष। जैसे श्वेतांबर, श्वेत यानी सफेद है वस्त्र जिसका, तो यहाँ पर वस्त्र की विशेषता उसके रंग के आधार पर, सफेद के आधार पर बताई जा रही है, उसके रंग के आधार पर। तो यहाँ पर क्या है, विशेषण और विशेष। तो जिस बीच में यहाँ विशेषण हो
कर्मधारय नाम गिनावत है। तो ये आपके 6 समास रहे, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि और कर्मधारय। तो इनकी पहचान एक ट्रिक में रहे। हालांकि आप इसके बारे में अब आगे एक एक समास को लिखेंगे, उसके थोड़ा सा आप परिभाषा को लिखेंगे और उनसे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं और उनके एग्जाम्पल को हम सामासिक पद और विग्रह के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहला हम डाल देते हैं इस ट्रिक के हिसाब से द्वंद्व समास। द्वंद्व समास परिभाषा में यही लिखेंगे कि जिस समास का दोनों पद, समास में दो पद होते हैं, समास में के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में हम यहाँ लिखेंगे जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समास कहते हैं। जैसे 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 हम कहें माता पिता, ये सामासिक पद है हमारा, माता और पिता। और इसको हम जब इसका विग्रह करेंगे, सामासिक विग्रह करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं? माता और पिता, माता और पिता। तो कोई भी ऐसा सामासिक पद जिसका विग्रह करने पर हमको और या एवं, और आए, या आए, एवं आए, जैसे माता एवं पिता भी कर सकते हैं, माता या पिता भी कर सकते हैं। तो या और एवं ये तीनों शब्द अगर बीच में आ जाते हैं विग्रह करने पर, सामासिक विग्रह करने पर, तो वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। अब इसमें दोनों पद प्रधान, माता भी प्रधान। अगर माता को हटा दिया जाए, पिता को हटा दिया, किसी एक को हटा दिया जाए, तो इस समास का कोई सामासिक अर्थ भी नहीं निकलेगा, यानी सामासिक न पद बनेगा ना समास का विग्रह बनेगा। ये बात अलग है। पुलिस की परीक्षा में पूछा कि ये जो बीच में जो चिन्ह है इसका क्या नाम है, तो इसको डैश चिन्ह या योजक चिन्ह कहते हैं। तो योजक चिन्ह लगा होता है। बहुत से उदाहरण हैं, इसके उदाहरण ही पूछे जाते हैं। जैसे आपका भाई बहन कह दे, भाई बहन, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, और इसके बाद जैसे नदी नाले कर दे, नदी नाले, नदी और नाले, और इसके बाद दिन रात कर दे। और अगर कभी कई बार ऐसे योजक चिन्ह के माध्यम से सामासिक पद न देकर एक ही में दे देता है, कई बार धर्माधर्म कह दे कि धर्मा धर्म में कौन सा समास है, तो अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। धर्म और अधर्म के संयोग से ये धर्माधर्म बना, तो यहाँ पर हम इसका विग्रह करेंगे। धर्माधर्म का क्या विग्रह होगा? तो धर्म और अधर्म। तब हम इसका ऐसे विग्रह करके तब हम समझ पाएंगे कि कौन सा इसमें है। तो ये रहे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है द्वंद्व समास क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके दोनों पद किस प्रकार क्यों प्रधान रखे गए हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और इनका सामासिक पद कैसे होता है और सामासिक विग्रह कैसे होता है। आगे हम बात करेंगे दूसरे समास यानी द्विगु के बारे में। द्वंद्व में और छिपा, तो द्वंद्व पे हमने चर्चा कर दिया कि द्वंद्व समास क्या है, कैसे है। आगे द्विगु समास के बारे में चर्चा करेंगे। द्विगु समास की पहचान क्या है, द्विगु समास का परिभाषा क्या है। द्विगु समास, द्विगु समास परिभाषा में हम लिखेंगे जिस समास का दूसरा पद
दूसरा पद प्रधान और पहला पद संख्यावाची हो या गणनावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास क्या होता है? इसमें दो पद, हर समास में समास की पहचान है कि समास में दो पद होते हैं, तो इसमें जो दूसरा पद है उस दूसरे पद की प्रधानता है और पहला पद हमेशा गणनावाची या संख्यावाची यानी जिसकी हम गणना कर सके। तो ऐसे उदाहरण हम देखेंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिखें, उदाहरण के ही माध्यम से समझ करके समास को आसान किया जाता है और समास में ज्यादातर प्रश्न उदाहरण के ही तौर पर पूछे जाते हैं। जैसे शब्द दे दिया और उसमें कौन सा समास है, तो ये पहचान के आधार पर तय होता है और अधिक से अधिक उदाहरण करने पर ये आसान बन जाते हैं। जैसे हम देखें, जैसे हमने कह दिया, जैसे हम कहते हैं तिराहा, सबसे पहले हम लिख दें तिराहा। अब इसका हम विग्रह करेंगे, क्या होगा तिराहा का? तीन राहों का समूह, तीन राहों का समूह। ऐसा स्थान जहां पर तीन तरफ से रास्ते आकर के मिलते हैं वो होता है तिराहा। अब तीन राहों का समूह, ऐसा स्थान, ऐसा पॉइंट जहां पर तीन रास्ते आकर मिलते हो, तिराहा हो गया। तो यहाँ पर पहला पद क्या है? प्रथम पद यानी जिसको हम बोलते हैं पूर्व पद, वो क्या है? तीन है। और दूसरा क्या है? उत्तर पद क्या है? राह। तो यहाँ पर पहला पद क्या होना चाहिए? जिस समास का दूसरा पद राह, तो इसमें राह की प्रधानता है, रास्तों की प्रधानता है, क्योंकि रास्ते के एक पॉइंट मिल रहे हैं। और तीन क्या है? संख्या है। तो तीन राहों का समूह, तीन इसमें पूर्व पद, राह इसमें उत्तर पद, तो दूसरा पद प्रधान और पहला संख्यावाची। ऐसे और उदाहरण करेंगे। जैसे तिराहा के बाद आपका चौराहा देख लीजिए। चौराहा, चौराहा में क्या होगा? चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। चौमासा कहता है, चौमासा, चौमासा मतलब चार महीनों का समूह, चार महीनों का समूह। एक वर्ष में तीन चौमासा होते हैं। 12 मासा कह देता, 12 मासा, तो 12 मासा में भी हम कहेंगे 12 महीनों का समूह। तो 12 की काउंटिंग की जा सकती है। तो पहला इसमें जो क्या है? 12 है, 12 महीनों का समूह। तो पहला पद हमारा क्या आ गया? गणनावाची या संख्यावाची। तो जिसका पहला पद संख्यावाची हो या गणनावाची हो, वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास। और देखें, जैसे हम द्विगु को ही लिख दें, द्विगु। अब बताइए द्विगु में कौन सा समास? तो खुद द्विगु एक समास है, लेकिन द्विगु को अगर हम अलग करें तो दो गायों का समूह, द्विगु, दो गायों का समूह। पंचवटी, हालांकि इसको आगे बढ़ाएंगे कि कई बार बहुव्रीहि समास में आता है और बहुव्रीहि समास ना दे तब द्विगु लगाएंगे। ये आगे का प्रश्न है, बहुव्रीहि समास पढ़ने के बाद पता चलेगा। पंचवटी में अगर हम अलग करें, इसका विग्रह करें तो पांच वटों का समूह यानी पांच वृक्षों का समूह, पांच वट, वटों का, वट मतलब होता है वृक्ष, वटों का समूह। आगे सप्तऋषि, सप्तऋषि, सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह।
तो ये रहे कुछ प्रमुख उदाहरण जहाँ से प्रश्न बनते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण है इसके, जैसे हम पंचवटी को देख लें, बहुव्रीहि को देख लें। पंचवटी तो हमने लिख दिया, बहुव्रीहि को देख लें। सॉरी, बहुव्रीहि तो एक समास है। जैसे हम दोपहर को देखें, दोपहर, दोपहर क्या लिखेंगे? दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह। तो सामान्य सा तात्पर्य है जिसका पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद प्रधान। ऐसे समास को द्विगु समास कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर हमने 2 स्लाइड किया और इस दोनों स्लाइडों की पिक्चर है, यानी आपके स्क्रीनशॉट के रूप में ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हिंदी पढ़ने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें।